Now in this class we are going to discuss the remaining part of Matthew Arnold. क्योंकि जो मॉर्निंग सेशन है उसमें टीजीटी की क्लास चल रही, तो टीजीटी वाले में आज हम लोगों ने जो ओरल टेस्ट कंडक्ट कराया था उसमें अगर आप देखेंगे तो जो हम लोगों ने बात किया था वो किस पर था, दैट वाज अबाउट ओड पर था। ओड के अलावा आपका ईडल Idil, पर sir. था। या एक अच्छा सेशन हुआ था जिसमें ड्रामेटिक लिरिक भी हुआ था, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी थोड़ा सा उसका, क्योंकि ड्रामेटिक लिरिक और मोनोलॉग में बहुत ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं करनी थी, तो ये हुआ कि उसे भी कवर किया गया। बट इस सेशन में जो पीजीटी की क्लास है इसमें हम लोग जो है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड को डिस्कस करेंगे। तो जब हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये इंपॉर्टेंट पोएम्स उसमें रही है, जिसमें जो क्वेश्चन आता है, एक तो क्वेश्चन आता है कि उनके अपने सॉनेट शेक्सपियर थे। तो उन्होंने एक सॉनेट लिखा है जिसका नाम शेक्सपियर है, टू शेक्सपियर नहीं, केवल शेक्सपियर है। कभी कभार मैं भी कंफ्यूज हुआ हूँ, कहीं कहीं पे जो है टू शेक्सपियर कर दिया गया, हो सकता है वो एक आध जगह मेरी बुक में आया हो, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि टू शेक्सपियर नहीं है, उन्होंने जो सॉनेट लिखा है वह केवल शेक्सपियर है, एक चीज। और यह जो है किस मॉडल पर है, पेट्रार्चन मॉडल पर है। कुछ लाइनें पेट्रार्चन मॉडल पर और कुछ लाइनें शेक्सपियरियन मॉडल पर, दोनों को मिक्सअप करके उसमें उन्होंने काम किया है। जो उनका सोनेट शेक्सपियर है, यह एक तरह का ट्रिब्यूट है, किसके लिए, एक श्रद्धांजलि है, किसके लिए, शेक्सपियर के लिए, जिसमें वो एक लाइन बहुत फेमस है, कहते हैं कि अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। मतलब आपका जो आर्ट है, जो आपका वट एवर यू हैव रिटन, वट एवर द आर्ट ऑफ कंपोजिशन यू हैव, ये फ्री है, वो किसी बंदिश में नहीं रहा है, वह खुल करके आपने लिखा। और साथ ही साथ ही एडमायर्स विलियम शेक्सपियर फॉर राइटिंग ब्यूटीफुल प्लेज। एंड ही आल्सो सेज कि जो शेक्सपियर थे उन्होंने सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्टैंड, मतलब सब कुछ उनकी सर्विस सेल्फ थी, उनको किसी ने पढ़ाया नहीं, उनका कोई टीचर नहीं था, बल्कि उन्होंने सब कुछ क्या किया, सेल्फ किया। यह एक बहुत उन शेक्सपियर के बारे में एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के वो आते हैं। तो हियर आई वांट टू टेल यू कि एक तो शेक्सपियर सोनेट है, यह सोनेट किसका है, मैथ्यू अर्नोल्ड का है। नाम से ही पता चल रहा है कि इस सोनेट में उन्होंने शेक्सपियर को श्रद्धांजलि दी है, उनको एडमायर किया है, उनकी प्रशंसा की है। और कहते हैं कि शेक्सपियर एक बड़ी शख्सियत थे, और वो जो ज्ञान है, उन्होंने कहा आउट टॉपिंग नॉलेज, आउट टॉपिंग नॉलेज, जो नॉलेज का जो एकदम टॉप होता है उस पर वो सवार है। और उनकी ज्ञान की कोई, मतलब ऐसा नहीं कि किसी चीज से उनके ज्ञान को नापा जा सके। वट एवर ही हैज रिटेन, नो वन कैन क्रिटिसाइज, नो वन कैन चैलेंज दीज थिंग्स ही सेड, कि इस तरह की चीजें रही है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, किया नहीं जा सकता। तो एक चीज तो हमें ध्यान में रखना है कि यह जो सोनेट रहा है 1844 में पब्लिश होता है। शेक्सपियर नाम का यह सोनेट है, और उनके अपने पहले 1844 में लिखा गया था, 1849 में पब्लिश होता है। उनका जो पहला पोइटिक वॉल्यूम था उसी में जो है पब्लिश होता है। और अर्नोल्ड ने वो लिखा था लेटर अपनी सिस्टर जेन को। तो जब उन्होंने अपनी सिस्टर जेन को लेटर लिखा था तो उसी लेटर में ही उन्होंने इस सोनेट का जिक्र भी किया है। और वो जेन को, अपनी सिस्टर को जो है बहुत प्यार से के नाम से पुकारते थे। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि अर्नोल्ड ने इस सोनेट में एडमिरेशन किसका किया, विलियम शेक्सपियर का किया, लेकिन जब उन्होंने इस सोनेट को लेकर के एक लेटर लिखा तो किसको लिखा था, अपनी बहन को लेकर के लिखा था। और उनकी जो बहन है उनका नाम क्या था, जेन था। और जेन को प्यार से के नाम से कह के पुकारते थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि यह सोनेट जो है क्या है, पेट्रार्चन मॉडल पर और शेक्सपियरियन मॉडल पर आधारित है। इसका राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए। तो ए बी बी ए जो ये चल रहा है, ये आपका क्या, ए बी बी ए बी बी ए, ये जो पोर्शन है यह आपका शेक्सपियरियन मॉडल है, सॉरी पेट्रार्चन मॉडल वगैरह की चीजों को लेकर के उसमें रहा। तो यू विल कम टू नो कि ये चीज वहां पे रही है। तो क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, फिर से मैं रिवीजन करा दूं। एक तो यह सोनेट है, और किस नाम से, शेक्सपियर के नाम से, शेक्सपियर का एडमिरेशन किया गया है। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, जैसे मैंने बार बार बताया, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन द वर्ड फ्री। और आप जो टॉप नॉलेज है वहां पर आप सवार हैं, या नो वन कैन क्रिटिसाइज यू, नो वन कैन अंडर एस्टिमेट यू, नो वन कैन डिफेम यू, सच अ थिंग यू फाइंड, सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्टैंड। और उन्होंने ये भी कहा कि शेक्सपियर ने हर प्रॉब्लम्स को लेकर के बात रखी, और प्रॉब्लम्स को लेके बात ही नहीं रखी, बल्कि
हर घाव पर उन्होंने मरहम लगाने की कोशिश की है, उसका बताए कि ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, उन्होंने इसको लेकर के बात किया है। दूसरा चीज है कि ये सोनेट किसको एड्रेस किया गया है, यह सोनेट जो है उनकी सिस्टर को एड्रेस क्या किया, उन्होंने एक उनकी सिस्टर जेन थी जिनको उन्होंने लेटर लिखा था, उस लेटर में उन्होंने इस सोनेट का जिक्र किया है और अपनी सिस्टर जेन को वो प्यार से के नाम से संबोधित करते थे। एक चीज। नेक्स्ट जो पोयम है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मेमोरियल वर्सेस, मेमोरियल वर्सेस इन द मेमोरी, वर्सेस इन द मेमोरी ऑफ समवन। जो मेमोरियल वर्सेस है, मैं तो नहीं कहूंगा यह एलिजी है, बल्कि वह तीन पोएट को याद करके वो लिखी गई है, जिसमें एक है गेटे, दूसरे हैं बायरन और तीसरे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। 1850 में आई है। जब 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ मर गए थे तो विलियम वर्ड्सवर्थ के आप कह सकते हैं कि जो उनके सन इल्ला थे, दामाद जो उनके थे, उन्होंने मैथ्यू नॉर्थ से कहा कि आप इनके ऊपर कोई एलिजी लिखिए। तो उनके सन इल्ला के कहने पर, विलियम वर्ड्सवर्थ के सन इल्ला के कहने पर इन्होंने इस पार्टिकुलर चीज को लिखा, इन द मेमोरी ऑफ इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी, इन द मेमोरी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड यू विल कम टू नो कि वो जो पोयम है 1850 में लिखी गई और उस पोयम में उन्होंने तीन राइटर्स को लिया और तीनों रोमांटिक एज के थे, गेटे, बायरन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। इन तीनों में उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को तीनों से सुपीरियर दिखाया है। क्यों दिखाया है? उन्होंने बताया कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनके अंदर शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति थी जो हीलिंग पावर उन्होंने दिया। हीलिंग मतलब कि अगर कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई समस्या है तो उस पर कैसे मरहम लगाया जाए, उन घावों को कैसे भरा जाए, तो उन्होंने हीलिंग पावर का एक कॉन्सेप्ट दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ये बात कौन कहते हैं? ये बात मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि उन्होंने बायरन को ये कहा है कि बायरन जो थे वो फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने किसको फिजिशियन ऑफ द आयरन एज कहा है। तो उन्होंने फिजिशियन ऑफ द आयरन एज किसको कहा? बायरन को कहा। तो एक पॉइंट ये भी देखना है कि उन्होंने फिजिशियन ऑफ द आयरन एज किसको कहा? फिजिशियन ऑफ द आयरन एज उन्होंने लॉर्ड बायरन को इसी पोयम में कहा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने गेटे को क्या कहा था? यूरोप सेजेस्ट हैंड, यूरोप से सेजेस्ट हेड, यूरोप से सेजेस्ट हेड कह के उन्होंने पुकारा हुआ है। और उन्होंने बताया कि बायरन ने भी बहुत कुछ किया था। टाइटैनिक स्ट्राइक, जब हर जगह संघर्ष हो रहा था, हर जगह समस्याएं थी, तो बायरन ने जो है क्या किया है कि बहुत कुछ रास्ता बताया है या चीजों को उन्होंने किया हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो मेमोरियल वर्सेस है या पोयम है, किसके कहने पे लिखी गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ के दामाद के कहने पे लिखी गई है, जिसमें तीन पोएट्स को लेके बात कही गई है, गेटे को, लॉर्ड बायरन को, विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ को उन्होंने ग्रेट पोएट्स में माना, इन तीनों से भी उन्होंने उनको सुपीरियर माना है। इसलिए माना कि विलियम वर्ड्सवर्थ के अंदर उन्होंने द हीलिंग पावर पाया। ये फ्रेज ध्यान में रखिएगा कि पोयम में द हीलिंग पावर किसके लिए आया हुआ है? द हीलिंग पावर विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए आया हुआ है। और आपको एक चीज ये ध्यान में रखना है कि फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, ये बात किसके लिए आई है? बायरन के लिए आई है। फिजिशियन ऑफ द आयरन एज किसके लिए आया है? बायरन के लिए आया है। गेटे के लिए कौन सा उन्होंने फ्रेज यूज किया हुआ है? यू विल कम टू नो। गेटे के लिए यूरोप सेजेस्ट हेड, यूरोप सेजेस्ट हेड, ये किसके लिए है? गेटे के लिए है। और बायरन के लिए भी उन्होंने कहा कि द टाइटैनिक स्ट्राइक, जब भी कोई बड़ा संघर्ष हुआ तो उस संघर्ष का सामना बायरन ने किया और रास्ता भी बताया कि क्या करके आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं या इस प्रॉब्लम को जीत सकते हैं। साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी कहा है, लॉर्ड बायरन के लिए उन्होंने क्या कहा? लॉर्ड बायरन के लिए कि ही टॉट अस लिटिल, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं पढ़ाया। ही टॉट अस लिटिल, उन्होंने हमें ना के बराबर पढ़ाया। एंड यू विल कम टू नो। इसके अलावा भी आप कुछ और चीजें देख सकते हैं जहाँ पे कि टी एस एलियट ने लिखा है, क्या लिखा है कि अ टेस्टिमोनियल ऑफ व्हाट वर्ड्सवर्थ हैड डन फॉर हिम, कि यह जो पोयम है यह एक डॉक्यूमेंट है, टेस्टिमोनियल है, साक्ष्य है कि वर्ड्सवर्थ ने मैथ्यू अर्नाल्ड के लिए क्या किया है या वर्ड्सवर्थ ने मैथ्यू अर्नाल्ड जैसे लोगों के लिए क्या किया हुआ है। तो ये बात किसने कही? टी एस एलियट ने कही है। इस पोयम के बारे में उन्होंने कहा है। और उन्होंने क्या कहा है? अ टेस्टिमोनियल ऑफ व्हाट वर्ड्सवर्थ had done for him, all these things you find। तो ये एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जो यहाँ तक थी। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगा जो मैं मेमोरियल वर्सेस से ही शुरू कर रहा हूँ। मैं सोनाली मैडम जानना चाहूंगा कि मैडम मेमोरियल वर्सेस कब पब्लिश हुआ है? सर 1850 में। गुड, 1850 में। 1850 में मेमोरियल वर्सेस आया है।
मैडम आपसे ही पूछना है Yes. कि इसमें किन 3 पोएट्स को लेके बात की गई है? सर बायरन गेटे हाँ, बायरन गेटे एंड और विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ। बायरन गेटे एंड विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के बात की गई, ठीक है, गुड। तो इन दिस वे यू कम टू नो कि व्हाट आई आस्क्ड टू सोनाली मैडम कि ये पोयम मेमोरियल वर्सेस कब पब्लिश हुआ। उन्होंने बताया 1850 ईस्वी में। किन 3 पोएट्स को लेकर के बात किया गया है? बायरन को लेकर के बात किया गया है, गेटे को लेकर के बात किया गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर बात किया गया। अब मैं प्रतिमा मैडम से जानना चाहूंगा कि एक फ्रेज है, यह फ्रेज है द हीलिंग पार। हीलिंग पार इस पोयम में किसके लिए आया हुआ है? सर विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। द हीलिंग पार विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए आया हुआ है, ठीक है। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक फ्रेज है यूरोप सेजेस हेड, किसके लिए आया हुआ है? यूरोप सेजेस हेड फॉर गटविट, फॉर गेटे, ओके। यूरोप सेजेस हेड, इट केम फॉर गेटे, ओके। नाउ आई जस्ट वांट टू नो शिवपाल जी, देर इज अ फ्रेज द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, किसके लिए है? गेटे। द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। यस सर, गेटे। सर मैंने ये बायरन। पढ़ा है कि गेटे को फिजिशियन कहा गया हाँ, है और अर्नॉल्ड फिजिशियन डब्ड गेटे। गेटे, हाँ, अर्नॉल्ड डब्ड गेटे एज यूरोप सेजेस्ट एंड द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, बिल्कुल सही। बायरन के लिए उन्होंने कहा द टाइटैनिक स्ट्राइव एंड ही टॉट अस लिटिल, ये 2 फ्रेज उन्होंने कहा। तो ये दोनों जो है, ये दोनों चीजें जो है ध्यान में रखना है कि यूरोप सेजेस्ट हेड, द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, ये दोनों जो है बात किसके लिए कही गई है? ये दोनों बात गेटे के लिए कही गई है। बायरन के लिए 2 फ्रेज है, द टाइटैनिक स्ट्राइफ और ही टॉट अस लिटिल। तो मैं सारिका मैडम से जानना चाहूंगा कि सारिका मैडम, ही टॉट अस लिटिल और द टाइटैनिक स्ट्राइफ फ्रेज किसके लिए आया है? सारिका मैडम, रमेश हेलो जी। हेलो जी, हेलो। सर बायरन के लिए, बायरन के लिए। ठीक है, ओके, बायरन के लिए। तो बायरन के लिए जो आया हुआ वो कौन सा? द टाइटैनिक स्ट्राइफ, और साथ ही साथ एक दूसरा है ही टॉट अस लिटिल। लिटिल। इसके पहले, हाँ, इसके पहले जब मैंने बताया था तो मैंने गलत बताया, तो उसे आप सुधार लीजिएगा। वो गलत मैंने क्या बता दिया था कि दोनों को मैंने एक चीज, ये जो दोनों फ्रेज था ये मैंने अलग करके एक को बायरन से जोड़ दिया था, बट आई वाज रॉन्ग। और मैं जो है इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ और आप उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि और थैंक्स टू शिवपाल जी, उन्होंने इसको किया, माइंड किया। जबकि जो है नाउ द बुक, आई हैव बुक, लेकिन वो एंड को मैं देख नहीं पाया था और वो जो है चीजें जोड़ नहीं पाया था। तो इसे आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा ध्यान से। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि 2 फ्रेज है और ये दोनों फ्रेज किसके लिए था? गेटे के लिए था। यूरोप से सेजेस्ट हेड एंड द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, ये दोनों गेटे के लिए है। बायरन के लिए जो है वो क्या है? द टाइटैनिक स्ट्राइफ और साथ ही साथ ही टॉट अस लिटिल, ये 2 फ्रेज जो है बायरन के लिए है। और वर्ड्सवर्थ के लिए उन्होंने क्या कहा था? द हीलिंग पार। इसके अलावा जो है यू विल कम टू नो कि इसमें मैं जानना चाहूंगा रमेश जी से कि रमेश जी, इसमें एक नदी का जिक्र किया गया है और उस नदी का नाम जो है रोथा है। तो रोथा, ये तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि पोयम में नदी का जिक्र किया गया है और उस नदी का नाम रोथा है। पोएट मैथ्यू अर्नॉल्ड कहते हैं कि वो रोथा, तुम्हें जो है इस कब्र पर जो घास है इसको हरा भरा रखना है, इसको सूखने नहीं देना है। तो उसमें किसकी कब्र की घास को हरा भरा करने के लिए पोएट ने कहा है? रमेश जी, बायरन की कब्र को, गेटे की कब्र को, या वर्ड्सवर्थ की कब्र को? सर ध्यान नहीं मुझे सर। ओ, कंचन मैडम, आप म्यूट कर लीजिए। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी सर, व्हाट क्वेश्चन सर अबाउट मी? मेरा जो सर क्वेश्चन है कि नॉट गेटिंग योर वॉइस, मेरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये है कि यू फाइंड दैट इन दिस पोयम देयर इज अ रेफरेंस ऑफ अ रिवर। एक इस पोयम में एक रिवर का रेफरेंस है जिसका नाम है रोथा।
you will come to know कि poet request, poet मतलब Matthew Arnold request Rotha has been personified that you have to keep what? You have to keep green the grass that is grown up where? That is grown up where? That is grew up. You will come to know कि on the grave of someone. तो वो someone कौन है? तो उसमें तीन लोग हैं, जिक्र है गेटे का भी, बायरन का भी, वर्ड्सवर्थ का भी। तो उसमें वो किसकी कब्र को एड्रेस करते हुए कहते हैं? Sir, Byron? नहीं, वर्ड्सवर्थ। बस Wordsworth. दो क्वेश्चन, हाँ वर्ड्सवर्थ, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो नदी का नाम ध्यान में रखना है, वो रिवर पर्सनिफाइड है, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये ध्यान में रखना है कि वहां पर किसको एड्रेस किया गया है? रिवर रोथा को, और रिवर रोथा से रिक्वेस्ट किया जाता है कि जैसे जो है उन्होंने, वर्ड्सवर्थ ने आपके बारे में बात की, आपका मतलब कि नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, झरनों के बारे में, ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर को लेकर के जैसे उन्होंने बात किया है, वैसे ही उस रिवर को उसे वो कहते हैं यह आपकी ड्यूटी है कि आप इनके कब्र पर उगी हुई घासों को हरा भरा रखें, उसे सूखने ना दें। तो ये उनका रिक्वेस्ट है उस रिवर से जहाँ पे वो करते हैं। तो इन दिस पे यू विल कम टू नो कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा चीज जो है, मैं एक क्वेश्चन साइका मैडम से लूंगा कि साइका मैडम ये बात किसने कही है कि जो मेमोरियल वर्सेस है इट्स अ टेस्टिमोनियल ऑफ व्हाट वर्ड्सवर्थ हैड डन फॉर हिम। मैडम आवाज नहीं आ रही, बोलिए। यस सर, आवाज जी सर रिपीट कर हाँ, दिए एक बार क्वेश्चन। या माय क्वेश्चन इज कि हु सेड कि the poem Memorial Verses is a testimonial of what Wordsworth had done for him. T.S. Eliot or W.B. Yeats? सर टी.एस. एलियट। या टी.एस. एलियट ने कहा है, एक चीज ध्यान में रखना है, टी.एस. एलियट ने कहा कि यह पोयम एक तरह का डॉक्यूमेंट है, एक तरह का साक्ष्य है। और क्या डॉक्यूमेंट है, क्या साक्ष्य है कि वर्ड्सवर्थ ने जो कुछ भी अर्नोल्ड के लिए किया, यह पोयम जो है एक तरह का साक्ष्य है। व्हाट वर्ड्सवर्थ डिड, अ टेस्टिमोनियल ऑफ व्हाट वर्ड्सवर्थ हैड डन फॉर हिम। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो मैं और इस पोयम में ऐसा कुछ नहीं है, एक लाइन है कि आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ टेक रिफ्यूज देयर, कि आर्ट का मतलब कि ह्यूमैनिटीज से है, फाइन आर्ट से है, लिटरेचर से है, कि सत्य बातें अगर कहीं पर होती है तो आर्ट में होती है। हमें वही शरण लेना चाहिए। शरण लेने का मतलब कि हमें उसको अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ टेक रिफ्यूज देयर, सिंग हिम दाई बेस्ट फॉर फ्यू आर नन, हियर दाई वॉइस राइट नाउ ही इज गॉन। नाउ ही इज गॉन, वो अब जा चुके हैं, वर्ड्सवर्थ जा चुके हैं, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन उनकी वॉइस में सत्यता थी, सच अ थिंग यू फाइंड। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा था कि उन्होंने बायरन के लिए कहा कि ही टॉट अस लिटिल, और साथ ही साथ द टाइटैनिक स्ट्राइक, इस तरह की चीजें उन्होंने बायरन के लिए कहा। मैं सोनेट जो शेक्सपियर है उसको लेकर के मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा। मैं सबसे पहले तो सोनाली मैडम से कि शेक्सपियर एक सोनेट है जो कि अर्नोल्ड ने लिखा है, और शेक्सपियर पोएट Yes, को sir. श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने लिखा हुआ है। मैडम मेरा क्वेश्चन है कि उन्होंने इस सानेट का जिक्र एक लेटर में, जब वो अपनी बहन को उन्होंने लेटर लिखा था, तो इस सानेट का जिक्र उन्होंने उस लेटर में किया है। वो अपनी किस बहन को संबोधित करते हैं, या अपनी कौन सी बहन को, क्या नाम था उसका? सर जेन को। जेन को। जेन का को प्यार से वो किस नाम से पुकारते थे? के। के नाम से। जो ये सोनेट है, यस। यह जो है पेट्रार्चन मॉडल पर रहा है। पेट्रार्चन मॉडल के सोनेट फॉलो करता है। एंड यू विल कम टू नो कि इसमें एक लाइन है, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, सेल्फ स्टैंड सेल्फ स्कूल, इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया है। आउट टॉपिंग नॉलेज जैसा फ्रेज आता है। तो विलियम शेक्सपियर को बहुत तारीफ किया गया है, और काफी कुछ ये कहा गया है कि शेक्सपियर जैसी शख्सियत नहीं रही है। जैसे मेमोरियल वर्सेस में वर्ड्सवर्थ को लेकर के जिक्र किया गया, ऐसे ही वहां पर जो है उस सोनेट में शेक्सपियर को लेकर के जिक्र किया गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि
ऐसा कौन सा इसी एज का एक राइटर है, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउनिंग एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के एक सोनेट लिखा था और उसका नाम क्या है? मैडम आप ही। सर नहीं सर याद नहीं आ रहा है। आप में से कोई? लास्ट Sir, the लीडर। lost leader. The lost leader. द लॉस्ट लीडर, द लास्ट लीडर, इसमें उन्होंने क्या किया था कि या फॉर अ हैंडफुल कॉइंस यू लेफ्ट अस। सर तो इस उसमें भी तरह से आप वो शेक्सपियर को ही देख, एड्रेस किया है। नहीं मैंने कहा कि वर्ड्सवर्थ को किसने किया हुआ, शेक्सपियर को लेके मैंने बात नहीं किया, मैंने कहा कि वर्ड्सवर्थ को ऊपर वो लिखा गया, ये एक दिमाग में आया, मैंने वहां से उसको को रिलेट करने की कोशिश किया। अच्छा, अब आप लोग म्यूट कर लीजिएगा, और पोयम के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन जो लिया जाएगा प्रतिमा जी से शुरू होगा, तो ध्यान से सुनते चलिएगा। दो पोयम मैंने अभी क्लियर कराया है, एक तो शेक्सपियर सोनेट क्लियर कराया है, दूसरा मैंने मेमोरियल वर्सेस क्लियर कराया है। तीसरा पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है कि उनके दोस्त थे जिनका नाम था आर्थर ह्यूज क्लफ। जो आर्थर ह्यूज क्लफ है उनके दोस्तों में से थे, उनके ऊपर एक एलिजी लिखी गई है और उस एलिजी का नाम है थायरिसिस। उस एलिजी का क्या नाम है? थायरिसिस। एंड रिमेंबर दैट यह जो एलिजी थायरिसिस है, इस थायरिसिस में अगर थायरिसिस कोई दूसरा नहीं है बल्कि कौन है, थायरिसिस में थायरिसिस जो है खुद आर्थर ह्यूज क्लफ है। यह एलजी जो है सबसे पहली बार अगर आप देखेंगे तो मैकमिलन मैगजीन में पब्लिश होती है, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यह जो थियोक्रिटस का अपना जो थियोक्रिटस पोएट थे उनकी एलिजाइक मॉडल पर है, और जो थायरिसिस नाम है यह वर्जिल के इक्लॉग से बारो किया गया है। बहुत कुछ ऐसे जो पुराने जो एलिजाइक राइटर्स थे उनसे मिलता जुलता है। जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैथ्यू अर्नॉल्ड का भी इसमें एक कैरेक्टर के रूप में है, और मैथ्यू अर्नॉल्ड जो कैरेक्टर के रूप में है वह एक शेफर्ड के रूप में, जिस शेफर्ड का जिक्र इस पोयम में किया गया है उसका नाम है कॉरिडॉन, CORYDON। ये जो कॉरिडॉन है यह एक कैरेक्टर है, और वह कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू अर्नॉल्ड खुद है। तो रिमेंबर दैट कि यू फाइंड कॉरिडॉन, CORYDON, और यह जो कॉरिडॉन है यह कोई दूसरे नहीं है बल्कि कौन है, मैथ्यू अर्नॉल्ड है। आई थिंक यू गॉट इट। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जो थायरिसिस है, पैस्टोरल एलिजी है, मोनोडी भी है। मोनोडी क्यों है? क्योंकि सिंगल अटरेंस, इसमें सिंगल अटरेंस है, एक ही आदमी का इसमें अटरेंस है या लैमेंटिंग है। यह एलजी किसकी याद में लिखा गया है? मैथ्यू अर्नॉल्ड के जो दोस्त थे आर्थर ह्यूज क्लफ, उनकी याद में लिखा गया है, जिनकी मौत 1861 ईस्वी में हो जाती है। 1861 ईस्वी में आर्थर ह्यूज क्लफ लेफ्ट दिस वर्ल्ड। यह पोयम पहली बार मैकमिलन मैगजीन में पब्लिश होती है। यह पोयम थियोक्रिटस की जो एलिजी है उसको मॉडल बना के, आधार बना करके लिखा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें जो थायरिसिस है वह कोई नहीं बल्कि उनके दोस्त आर्थर ह्यूज क्लफ है, और एक कैरेक्टर है जो शेफर्ड है जिसका नाम है कॉरिडॉन, CORYDON। यह जो कॉरिडॉन है कोई और नहीं है बल्कि खुद जो है मैथ्यू अर्नॉल्ड है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि इस पोयम को लेकर के हम लोगों ने बात किया, और इसके अलावा एक इसमें लाइन है, विद प्लेस, विद ऑनर एंड अ फ्लैटरिंग क्रू इज नॉट इन द वर्ल्ड, मार्केट बॉट आर सोल्ड। यानी सारी चीजें दुनिया में बेची और खरीदी नहीं जाती। तो एक चीज उन्होंने कहा, क्योंकि बाइंग, सेलिंग, कमोडिटी, मटेरियलिस्टिक लाइफ यह विक्टोरियन एज की खासियत रही है। तो मैं दोबारा आपसे जानना चाहता हूँ, खास करके मैं प्रतिमा जी से क्वेश्चन लूंगा कि जो थायरिसिस पोयम है यह कैसी एलिजी है? सर ये पास्टोरल इलेजी है। और पेस्टोरल एलिजी के अलावा और किसका एक एग्जांपल है? मोनोडी है। जी, मोनोडी है। मोनोडी। मोनोडी की क्या खासियत होती है? मोनोडी में आप क्या देखती है?
सर सिंगल पर्सन अटरेंस होता है उसमें। सिंगल पर्सन अटरेंस होता है, नाइस, सिंगल पर्सन अटरेंस होता है। और अब मैं मैडम के बाद, प्रतिमा मैडम के बाद राजेश जी से जानना चाहूंगा, राजेश जी यह पोयम किसकी याद में लिखा गया? हिज फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लफ की याद में लिखा गया है, ठीक है। और दूसरा चीज मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जो यह पोयम आर्थर ह्यूज क्लफ की याद में लिखा गया है, कौन से ग्रीक पोएट थे जिसकी पोयम को आधार मान करके लिखा गया था? कौन से ग्रीक पोएट थे राजेश जी? थियोक्रिटस या वर्जिल? थियोक्रिटस ग्रीक पोएट है, वर्जिल रोमन पोएट है, ये आप ध्यान में रखिएगा, मिस ना करिएगा। थियोक्रिटस ग्रीक पोएट है, वर्जिल रोमन पोएट है। मैंने ग्रीक पोएट को पूछा कि किस ग्रीक पोएट को, तो थियोक्रिटस को। दूसरा चीज मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ राजेश जी की इसमें जो है पोएट ने अपने आप को एक शेफर्ड के रूप में प्रेजेंट किया है, उस शेफर्ड का क्या नाम है? वही शेफर्ड उनकी डेथ पर लैमेंट करता है, उस शेफर्ड का क्या नाम है? कोरिडॉन, गुड। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि किस पोयम में कहा गया है कि विद प्लेस, विद ऑनर एंड अ फ्लैटरिंग क्रू इज नॉट इन द वर्ल्ड, मार्केट बॉट आर सोल्ड। हर चीज दुनिया में थायरिसिस में ये बात कही गई है। यस, तो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि जो थायरिसिस है यह एक पोयम है मैथ्यू आर्नोल्ड का। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी के साथ मोनोडी का भी एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि सिंगल अटरेंस यहाँ पर है, सिंगल अटरेंस या सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन या ओनली वन पर्सन लैमेंट, यू फाइंड दिस थिंग। या किसकी याद में लिखा गया है? हिज फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लफ, जिनकी मौत 1861 ईस्वी में फ्लोरेंस में होती है। पहली बार यह कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुई थी? मैकमिलन मैगजीन में। ये जो है थियोक्रिटस की पोयम को बेस बना के, थियोक्रिटस कहाँ के पोएट थे? ग्रीक पोएट थे। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि इसमें जिस शेफर्ड का जिक्र है वो पोएट खुद है, जिसका नाम क्या है? कॉरिडॉन, CORYDON, कॉरिडॉन। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें कहा गया कि with place, with honor and a flattering crew is not in the world, market bought sold. So these things you find. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोयम मैं वो करूंगा और मैं सारिका मैडम से शुरू करूंगा उसको कवर करना। नेक्स्ट पोयम का नाम है द स्कॉलर जिप्सी। द स्कॉलर जिप्सी जो है 1853 में आई है, अ पोयम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। यह जो पोयम है 17th सेंचुरी के ऑक्सफोर्ड स्टोरी एक लिखी गई थी, ऑक्सफोर्ड को या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर के एक स्टोरी है जो किसकी किताब में देखने को मिलती है? एक राइटर है जोसेफ ग्लैनविल, जोसेफ ग्लैनविल। उनकी किताब का नाम था द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। ये पूछा जा चुका है, पीजीटी में पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में भी आ चुका है कि द स्कॉलर जिप्सी का सोर्स क्या है। तो द स्कॉलर जिप्सी का सोर्स है जोसेफ ग्लैनविल, एक पोएट है। उन्होंने लिखा था द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, उन्होंने लिखा था, और यह उनका वर्क है जो 1661 में पब्लिश हुआ है। उसी को आधार मान करके पोएट ने द स्कॉलर जिप्सी नाम का पोयम लिखा और स्कॉलर जिप्सी 1853 में पब्लिश होती है। और आप देखेंगे कि ये जो पोयम है लगभग जब सोहराब एंड रुस्तम, उनका जो एपिक है, जब वो लिखा जा रहा था उसी समय ये पोयम भी लिखी गई है। और जो स्कॉलर जिप्सी है इसमें दिखाया गया कि ये चीज अनअटेनेबल है। जिस आइडियलिज्म को, जिस चीज को उसमें दिखाया गया है वह जो है अनअटेनेबल है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये बात किसने कही है? एसी स्विनबर्न ने कही है, एसी स्विनबर्न ने, कि इट
मीन्स द स्कॉलर जिप्सी मे बी अनअटेनेबल। अनअटेनेबल का मतलब कि जो भी उसमें आइडियाज हैं, जैसे उसकी जो सबसे बड़ी थीम ये है कि वो है कि इट्स नॉट अबाउट एनी पर्सन या आर ऑन द डेथ ऑफ समवन, इट्स अबाउट द लॉस ऑफ कल्चर, द लॉस ऑफ गुडनेस, द लॉस ऑफ मोरालिटी, उसको लेकर के। तो स्कॉलर जिप्सी अनडाउटली एक कैरेक्टर है जो रस्टिक है, वो चले जाते हैं लेकिन वो मरे नहीं है। उनके जाने के बाद या क्यों वो शहर छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि शहर में कल्चर का लॉस है, सिविलाइजेशन का लॉस है, गुडनेस का लॉस है, वैल्यू का लॉस है, ह्यूमनिज्म नहीं है, इन सब की कमी वो देखते। दिस इज व्हाई ही लीव सिटी लाइफ एंड सेटल डाउन सम अदर प्लेसेस। इसका सोर्स क्या है? द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग एक पोयम है जो किसने लिखा है? जोसेफ ग्लैनविल ने लिखा है। वह पोयम कब आई थी? 1661 ईस्वी में वह पोयम पब्लिश हुई थी। और जो ये पोयम है सोहराब एंड रुस्तम के आसपास ही लिखी गई है, कारण एक सोहराब एंड रुस्तम उनका एपिक है और उसी के आसपास इस पोयम को भी लिखा गया था। इस पोयम के बारे में कहा गया कि थिंग्स आर अनअटेनेबल, मीन्स जो ड्रीम दिखाया गया है या देखने की कोशिश की गई वो अनअटेनेबल है। एडमंड ब्लंडन एक क्रिटिक है, वो कहते हैं कि द स्कॉलर जिप्सी रिप्रेजेंट्स वेरी क्लोजली द गोस्ट ऑफ ईच वन ऑफ अस, कि जो स्कॉलर जिप्सी है वह हम सब लोगों की छाया को, गोस्ट का मतलब यहाँ पे छाया, भूत, जिसे आप कह सकते हैं कि हम लोगों के पास्ट को ही वह दिखाता है, जो हम लोग हैं उसी को वह दिखाता है। बाकी अगर आप देखेंगे इसमें 25 स्टैंजा है और जो स्टैंजा का राइम पैटर्न है ए बी सी बी सी ए डी डबल डी फिर ई ई एफ, उसका कोई बहुत तो मतलब नहीं है। 25 स्टैंजाज में इसमें बात की गई है और विक्टोरियन मटेरियलिस्टिक लाइफ का काफी ज्यादा जिक्र किया गया, विक्टोरियन मटेरियलिस्टिक लाइफ का। मैं जो है जो क्वेश्चन लूंगा वो सारिका मैडम लूंगा कि सारिका मैडम जो स्कॉलर जिप्सी पोयम है यह कब पब्लिश हुई थी? डेट अभी मैंने बताया 1851, 52, 53, 54। 1853 में पब्लिश हुई थी और उसी समय सोहराब एंड रुस्तम भी 1853 में आए थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इस पोयम का सोर्स क्या है या द व्हाट इज द सोर्स? वेनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग किसने लिखा था? जोसेफ जेनविल, जोसेफ जेनविल, या गेनविल या जोसेफ जेनविल, ग्लैनविल। हाँ हाँ, ग्लैन। जोसेफ ग्लैनविल ने लिखा था। ये 1661 में पब्लिश हुई है। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन जो है लेना चाहूंगा। रमेश जी आवाज जा रही है? यस सर। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपके रहे हैं द स्कॉलर जिप्सी, इज इट अबाउट द डेथ ऑफ एनीवन या इज इट अबाउट द डेथ ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ कल्चर? इट्स अबाउट द लॉस ऑफ कल्चर, कल्चर का लॉस है, गुडनेस का लॉस है या ओके। सेकेंड चीज मैं जानना चाहता हूँ ये कितने स्टैंजाज में है? 25 सर। ओके गुड, 25 स्टैंजाज में। थर्ड पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ कि अ, अगर आप और देखेंगे कि इसमें ये कहा गया है कि जो ड्रीम दिखाया गया या जो बातें की गई है वो अनअटेनेबल है, ये बात किसने कही है? रमेश जी आपसे ये बात किसने कही है? स्वयंबानु। जी, एसी स्विनबर्न ने कहा। ठीक, ओके ओके, आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर। अब इसके बाद मैं एक और पोयम कवर करूंगा जिसमें शिवपाल जी से, साइका जी से बात होगी। उस पोयम का नाम है सोहराब एंड रुस्तम। एंड रिमेम्बर दैट कि जो पोयम सोहराब एंड रुस्तम है यह आपका क्या है, यह एक एपिकल मैनर में लिखी गई पोयम है। सोहराब और रुस्तम ग्रांड स्टाइल में लिखी गई है, एपिकल मैनर में है और इसका जो सोर्स है वो 11th सेंचुरी के पर्शियन पोएट फिरदौसी है। फिरदौसी ने शाहनामा नाम का एक महाकाव्य कहा जाए लिखा था और उसी शाहनामा नाम के महाकाव्य को इंग्लिश में एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने ट्रांसलेट किया था। उसी शाहनामा से प्रभावित होकर के या एडवर्ड फिट्जजेराल्ड के ट्रांसलेशन से प्रभावित होकर के इन्होंने ये लिखा सोहराब एंड रुस्तम।
और इसमें दिखाया गया कि बाप और बेटे को पता नहीं रहता कि वो मेरे फादर है, उनको नहीं पता वो मेरे बाप है, दोनों जंग में कूदते हैं और मौत हो जाती है, बाप के हाथों बेटे का कत्ल हो जाता है। दूसरा चीज आप ये देखेंगे कि इसमें उन्होंने होमर की ग्रांड स्टाइल को इमिटेट करने की कोशिश की है या इमिटेट किया है, और उस स्टाइल के बारे में उन्होंने अपने एक लेक्चर में डिस्कस किया था ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। जो सोहराब और रुस्तम है उसमें 892 लाइन है, 892, हाउ मेनी लाइन्स, 892 ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। और साथ ही साथ रुस्तम जो है ये एक पर्शियन, आप कह सकते हैं रुस्तम इज अ पर्शियन एडिलेस, हिज फेवरेट हॉर्स इज रुक्स। जो रुस्तम है वो एक पर्शियन एडिलेस है, एडिलेस मतलब राजकुमार वहां के, और उनके घोड़े का नाम रुक्स है, RUKSH। ही मैरिड किंग्स डॉटर, सोहराब इज हिज सन, सोहराब जो है उनके बेटे का नाम है, हु डाइड इन वार, जो कि वार में मारे जाते हैं। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि ये पोयम ऐसी रही है जिसमें इन सब चीजों को लेके बात किया गया था। और इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, कि मरते हुए आदमी के मुख पर केवल सत्य होता और कुछ नहीं होता। ट्रूथ सिट्स ऑलरेडी पर्सोनिफाइड है, नाम से ही पता चल रहा है जिस हिसाब से कि ट्रूथ सिट्स बैठती है, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, मरने वाले आदमी के होठों पर केवल सत्यता या उसके मुख पे केवल सत्यता ही होती है, ये बात कही गई है। तो मैं शिवपाल जी से जानना चाहूंगा कि शिवपाल जी जो ये सोहराब एंड रुस्तम जो पोयम है एक कब पब्लिश हुआ है? 1853 सर। इसका सोर्स क्या है? सोहराब और इसका रुस्तम सोर्स का शाहनामा, फिरदौसी का शाहनामा। फिरदौसी का शाहनामा। फिरदौसी कहाँ के पोएट थे, पर्शियन थे या अरबिक थे? पर्शियन वर्ड था। पर्शियन थे, ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। साइका मैडम। जी मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो पोएट या जो पोयम ये है इसमें उन्होंने ग्रांड स्टाइल को फॉलो किया। अब किसकी ग्रांड स्टाइल को फॉलो किया है? होमर की। होमर एक मतलब इटालियन पोएट थे, उन्होंने इलियड और ओडिसी लिखा है, दो महाकाव्य। उसी स्टाइल को यहाँ पे अर्नॉल्ड भी फॉलो करते हैं, और अर्नॉल्ड जो है होमर की स्टाइल का जिक्र करते हैं अपने एक लेक्चर में। उस लेक्चर का क्या नाम है? हेलो जी हेलो मैडम, आवाज आ रही, बोलिए। हेलो हेलो, आवाज आपकी कट रही है, आप म्यूट कर लीजिए, आवाज कट रही है आपकी, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। जी यही क्वेश्चन मैं सारिका मैडम से लेना चाहूंगा कि सारिका मैडम ये जो पोयम है इसमें जिस स्टाइल का जिक्र किया गया है वह स्टाइल जो है होमर पर है, लेकिन होमर की स्टाइल का तारीफ उन्होंने अपने एक लेक्चर में किया था, उसका क्या नाम है लेक्चर का? On translating Homer that came in 1861. 1861। मैं उसके बाद साइका मैडम को मैं देखता, हाँ साइका मैडम जुड़ी। साइका मैडम जी आप बोलिए, देखिए आवाज आ रही है आपकी? मैडम मैडम आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर लीजिए। मैं रमेश जी से जानना चाहता हूँ कि रमेश जी इसमें कितनी लाइनें हैं, इस पोयम में कितनी लाइनें हैं? सर 892। 892 लाइनें। मैं शिवपाल जी से जानना चाहूंगा कि शिवपाल जी जो रुस्तम है उनके घोड़े का क्या नाम है? शिवपाल यस जी। सर, रुख वाजा। रुक्ष। रुख रुक्ष, RUKSH, रुक्ष। शिवपाल जी आपसे युद्ध में किसकी मौत होती है, सोहराब की होती है या जो है रुस्तम की होती है? सोहराब सन। ठीक है,
रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये किस पोयम में कहा गया कि ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। ट्रूथ सिट्स अपॉन सोहराब द एंड लिप्स ऑफ रुस्तम। डाइंग। सोहराब एंड सोहराब रुस्तम। एंड रुस्तम। ओ, ठीक। एक और कुछ और पॉइंट्स में है जिसे मैं जिक्र करना चाहूंगा, मैं वो कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा। एक इनका ट्रेजिडी था, मीरॉप, MEROP, ये भी पूछा जा चुका है। मीरॉप इनकी ट्रेजिडी का नाम है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो सोहराब एंड रुस्तम लिखा था, वो जो है मार्ट डी आर्थर को चैलेंज करने के लिए। अगर याद होगा कि जो मार्ट डी आर्थर रहा है, थॉमस मैलोरी का मार्ट डी आर्थर वर्क रहा है, और मार्ट डी आर्थर पर बाद में किंग आर्थर को लेकर के और भी लोगों ने लिखा है। जो इडिल्स ऑफ द किंग जो टेनिसन का है, उसमें भी किंग आर्थर को ही लेके बात कही गई है। तो एक चीज ये ध्यान में रखना है कि मीरॉप उनकी एक ट्रेजिडी है। सोहराब एंड रुस्तम जो एपिक है, वह जो है मार्ट डी आर्थर को चैलेंज के पर्पस से ही लिखा गया था। इसके अलावा आप एक चीज और देखेंगे कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वो चीज ये है कि अर्नोल्ड के जो फ्रेंड है AS क्लब, उन्होंने वो भी अपने उस समय के पोएट थे, उन्होंने लिखा था बोथ ऑफ टोबर ना। इट मीन्स दैट कि आपको इतना जानना है कि आर्थर ह्यूज क्लब, जिनकी मौत पर थायरिसिस लिखा गया है, वो जो है एक पोएट भी थे। ये चीज ध्यान में रखना है। एक पोयम जो है उस पोयम का नाम है मोरालिटी। मोरालिटी एक पोयम है जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही लिखा है, और उस मोरालिटी पोयम में ये दिखाया गया है कि नेचर इज सुपीरियर टू मैन। नेचर जो है मैन से, सॉरी, नेचर इज इन्फीरियर टू मैन एंड शी, मतलब नेचर को जो है मैन से इन्फीरियर दिखाया गया है। तो एक चीज ध्यान में रखना, किस पोयम में? मोरालिटी नाम की। इन मोरालिटी अ पोयम इन विच अर्नल्ड इज ऑफ द ओपिनियन दैट नेचर इज इन्फीरियर टू मैन। नेचर जो है मैन से इन्फीरियर है। मैं जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोनाली मैडम से लेना चाहूंगा कि मैडम मीरॉप क्या है? ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, या नॉवेल है? Sir, it's a tragedy, sir. इट्स अ ट्रेजिडी। मैं प्रतिमा मैडम से जानना चाहूंगा कि प्रतिमा मैडम वह कौन सी पोयम है जिसमें मैथ्यू अर्नोल्ड जो है ये कहते हैं कि नेचर इज इन्फीरियर टू मैन। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। नेचर इज इन्फीरियर टू मैन। मोरेलिटी। मोरालिटी। यस सर। ओके ओके। एंड इसके अलावा मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक एलिजी लिखा था, और उस एलिजी का नाम है एन ऑक्सफोर्ड एलिजी। ऑक्सफोर्ड एलिजी इज अ वर्क फॉर नरेटर, स्मॉल मिक्स्ड कोरस एंड स्मॉल। मैथ्यू अर्नोल्ड ने नहीं, एन ऑक्सफोर्ड एलिजी इज अ वर्क फॉर नरेटर, स्मॉल मिक्स्ड कोरस एंड स्मॉल ऑर्केस्ट्रा, रिटन बाय राल्फ वाउगन। उनके समय के राल्फ वाउगन थे, उन्होंने लिखा था एन ऑक्सफोर्ड एलिजी। और ये जो है द स्कॉलर जिप्सी को ही लेकर के, उसमें भी कुछ चीजों को लेकर के बात की गई। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो कर दिया गया। लेकिन मीरॉप पूछा गया, वो इंपॉर्टेंट है। एक जो कोटेशन अभी कहा गया था, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, इसमें ट्रूथ को पर्सोनिफाइड किया गया है। और जो ट्रूथ है, ये लाइन जो है सोहराब एंड रुस्तम से लिया गया है। सोहराब एंड रुस्तम 1853 में जो लिखा गया, मार्ट डी आर्थर को चैलेंज करने के लिए लिखा गया है। मोरालिटी नाम की पोयम में उन्होंने कहा है कि नेचर इज इन्फीरियर टू मैन, नेचर इज इन्फीरियर टू मैन। इसके अलावा जो है कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। एक तो उनकी और पोयम है जिसका नाम है ओबर मैम, OBERMAM, ओबर मैम। ओबर मैम जो पोयम है, इसमें अर्नोल्ड ने गेटे, वर्ड्सवर्थ और एक और पोएट सिनन काउर, सिनन काउर को लेकर के उन्होंने क्या किया है? स्टडी किया है, या उनके नेचर को बताया है। कंपैरेटिव स्टडी हुआ है।
तो पोयम का क्या नाम है? ओबरमैम। ओबरमैम, OBERMAM, ओबरमाम। यू विल कम टू नो, ये जो पोयम है इसमें कंपैरेटिव स्टडी है। किसका कंपैरेटिव स्टडी है? गेटे का, वर्ड्सवर्थ का और सिनान काउर का। इसके अलावा एक उनका सॉनेट है ऑस्टेरिटी ऑफ पोइट्री, ये जो है 1864 में लिखा गया। पेट्रार्चन सॉनेट है, मतलब पेट्रार्चन मॉडल सॉनेट है। और न्यू पोएम्स में उनका जो पोएटिक वॉल्यूम था उसमें जो है पब्लिश होता है। और इसमें उन्होंने क्लासिसिज्म इन आर्ट को लेकर के जिक्र किया है, क्लासिसिज्म इन आर्ट को लेकर के। आइसोलेशन टू मार्गरीट उनका लव पोयम है। इसके अलावा उनका एक और सॉनेट रहा है टू अ फ्रेंड, उनका एक सॉनेट है जिसमें विक्टोरियन मटेरियलिज्म को लेकर के उन्होंने बात किया है। मोरालिटी उनकी एक पोयम है जो नेचर के ऊपर है, इसमें उन्होंने नेचर को मैन से इंफीरियर दिखाने की कोशिश की है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज और रीजन कहा था, और साथ ही साथ ये कहा था पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। लिटन स्ट्रेची कहते हैं कि मैथ्यू अर्नोल्ड कुड बी अ क्रिटिक, वो क्रिटिक तो नहीं थे लेकिन क्रिटिक हो सके, किसी तरह से वो हो गए। इनका एक क्रिटिकल वर्क है लिटरेचर एंड डॉगमा, जिसमें जो है लिबर्टी इन रिलीजन की बात की गई है, जिसमें लिबर्टी रिलीजन की बात की गई, किसमें कही गई? लिटरेचर एंड डॉगमा में की गई है, जो 1873 में आता है। एक और इनका वर्क है कल्चर एंड एनार्की, जिसमें कई शब्द हैं, स्वीटनेस एंड लाइट शब्द है, बारबेरियन शब्द है, एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस, बारबेरियन एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लिए आया है। फिलिस्तीन शब्द है, जो फिलिस्तीन शब्द है मिडिल क्लास के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन शब्द है यह मिडिल क्लास के लिए है, लेकिन जो नैरो माइंडेड है, जिनको कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार नहीं रह गया है, उनके लिए उन्होंने फिलिस्तीन वर्ड इसमें यूज किया। किसमें यूज किया? कल्चर एंड एनार्की में। इसके अलावा हिब्रेइज्म, मॉरल एजुकेशन जैसे शब्द को उन्होंने यूज किया है। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। तो हियर आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चन, खास करके मैं राजेश जी से जानना चाहूंगा कि राजेश जी, एक उनका एक पोयम है टू अ फ्रेंड, ये क्या है? सॉनेट है या एलिजी? टू अ फ्रेंड, राजेश जी, आप में से कोई भी? इट्स अ सॉनेट, टू अ फ्रेंड इज अ सॉनेट। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा रमेश कुमार जी से, उनका एक पोयम है आइसोलेशन टू मार्गरीट, व्हाट इज दिस? आइसोलेशन टू मार्गरीट। सॉनेट सर। लव लिरिक है, लव पोयम है, लव लिरिक है, लिरिक। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा शिवपाल जी से कि किसने कहा कि ही कुड बी अ क्रिटिक, ये बात किसने कही है? ही कुड बी अ क्रिटिक। सर लिटन लिटन करके थे। स्ट्रेची या लिटन स्ट्रेची ने कहा। मैं सारिका मैडम जानना चाहूंगा कि लिटरेचर एंड डॉगमा जो उनका वर्क है, लिटरेचर और डॉगमा में उन्होंने किसके लिबरेशन की बात की है? He talks about religion. रिलीजन। ओके। तो साइका मैडम जानना चाहता हूँ कि कल्चर और एनार्की जो पोयम उनका क्रिटिकल वर्क है, इसमें फिलिस्तीन वर्ड आया, किसके लिए आया है? मिडिल Sir, क्लास poor पीपल, people. अपर Middle class. Sir, middle class मिडिल people. क्लास, मिडिल क्लास नैरो माइंडेड, जो अपने अंदर Narrow बदलाव नहीं mindedness. लाना चाहते। हाँ, मिडिल क्लास नैरो माइंडेड। इसके अलावा मैं एक एक्सक्यूज और मी सर, क्वेश्चन जानना। जी मैडम। सर मेरा डेटा खत्म हो गया है सर, मुझे एंड करना पड़ेगा सर। ये बस एक मिनट में और लूंगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन और है। अर्नोल्ड में आप में से कोई भी जवाब नहीं, साइका मैडम आप ही बताइएगा, अर्नोल्ड ने किसको कहा है विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री? Sir, Wordsworth. वर्ड्सवर्थ को।
सर विलियम वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ। को या जो है जोफ्रे चौसर को? सर जोफ्रे विलियम वर्ड्सवर्थ। विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री। अर्नोल्ड ने ये चौसर के बारे में मैडम कहा है। वर्ड्सवर्थ के बारे में उन्होंने कहा हिज पोइट्री इज रियलिटी, हिज फिलोसफी इज इल्यूजन। ठीक है, तो आज के दिन हम Yes, लोगों ने sir. उनकी पोयम को कवर किया। कल हम लोग कवर करेंगे जी। सर एक सर मैं आपसे चाहूंगा सर, मेरा पेपर 23 जुलाई को पीजीटी दिल्ली वाला लगा है, तो मैं सर चाहूंगा वो जो हमने बताया किंग का जो है सर आप बता दीजिएगा, वो एन वगैरह कोइन है वो थोड़ा present करता है आपको, ऊपर तक बहुत सारा क्लियर भी है, ऊपर से राजा वाली तक बता दीजिएगा। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, कट रही है। आप जो है थोड़ा सा मुझे मैसेज करिएगा तो मैं बताऊंगा ग्रुप में। आप उसमें मैसेज मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर दीजिए। ओके।